आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी इस यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विभिन्न तरह की ढेरों कहानियां आपको सुनने को मिलने वाली है। आप इस चैनल की कहानियों को पहली बार सुन रहे हो तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं गुरुवार को कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बुद्धि की बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली, संकटों से उभरकर एक नया मिशन स्थापित करने वाली, आप हताश और निराश हो गए हो तो आपको मोटिवेट करने वाली, आध्यात्मिक, धार्मिक, उपदेशात्मक, हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर आधारित ऐसी पुराणोक्त कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलने वाली है। दोस्तों, एक छोटे से गांव के अंदर धनराज नाम का लड़का रहता था। धनराज के माता पिता बचपन में ही किसी व्याधि से संत्रस्त होकर कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो चुके थे। धनराज का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, एकाकी था। पर धनराज संत महात्माओं के प्रवचन आए दिन उनके गांव के अंदर जब कोई ना कोई महात्मा आते थे तो उनको सत्संग किया करता था। उस समय वो भूल जाता था कि मेरे शाम के खाने का या सवेरे के खाने का क्या होगा, मैं कहां से प्रबंध करूंगा। कड़ी मेहनत करता था, उद्यमी था, पर संघर्ष भी उसके जीवन के अंदर कूट कूट कर भरे पड़े थे। फिर भी समझदारी के साथ में अपना काम किया करता था और अपना उदर पोषण करता था। एक दिन पता नहीं उसे क्या जची कि चलो इस बार मैं शहर में जाके थोड़ा घूम के आता हूं, और अपने गांव से शहर की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। जब वो अपने ही नगर की, जो कि उसके गांव के सन्निकट ही था, उस नगर की सीमा में पहुंच गया तो दोस्तों, भूख से उसकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि पैदल चलते चलते बुरी तरह से थक गया था। और अब पैर भी जवाब दे रहे थे। जब नगर के सन्निकट पहुंच गया तो नगर के बाहरी राजा राम के राज्य की जो सीमा थी, उसी के राज्य में इनका गांव भी आता था। उनका एक उद्यान था, बहुत बड़ा उद्यान। उस उद्यान में विभिन्न विभिन्न तरह के फूल खिले हुए थे। खुशबू आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का कलरव किसी भी संगीत प्रेमी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। चलने वाले राहगीर भी, यात्रीगण भी उस मादक, ऐसी मनमोहक खुशबूदार फूलों की खुशबू को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब होता क्या है, इसका मन आता है कि चलो इस उद्यान में थोड़ी देर बैठ जाया जाए, विश्राम कर लिया जाए।
भगवान राम का राज्य, क्योंकि राम राज इसलिए का पड़ा था, यहां पे राजा रघु राज्य करता था। रघुराज, रघु राम, रघुपति राघव राजा राम, कुछ भी कह दीजिए, पर इसका सिर्फ नाम था। हमारे प्राचीन संस्कार होने के कारण से लोग सारा दिन भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, तो अपने माता पिता कोई ना कोई भगवान का नाम अपने बेटों का रख दिया करते थे, ताकि कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम ले लिया जाए। तो ये रघुराज भी, जो रघु राज कर रहा था वहां पे, रघुदेव नाम था, तो रघुराज्य के नाम से प्रचलित हो गया था राजा का ये जो नगर था, रघुराज। इसके उद्यान के अंदर उसकी छटा देखकर ये तो मंत्रमुग्ध हो गया। धनराज ने सोचा कि तनिक इसी पेड़ के नीचे ऊंघ लिया जाए, थक गया हूं। और जैसे वो घनी छायादार पेड़ के नीचे, मध्याह्न का समय था, लेटा, पत्थर कोई अपना तकिया बनाया, लेटते ही से नींद आ गई। रघुराज का जब सिपाही वहां पर आया तो उसने देखा राजकीय उद्यान के अंदर ये कौन सो रहा है। उसने झकझोर करके उसे उठाया कि भाई उठ, क्या तुम्हें पता नहीं यहां पे किसी भी बाहर के व्यक्ति को सोना, आना, घूमना, फलों को तोड़ना, फूलों को तोड़ना बिल्कुल मनाही है, क्या तुम नहीं जानते हो? उसने आंखें मलते हुए धनराज उठा और कहने लगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो यार, इतना अच्छा सपना मैं देख रहा था और तुमने मुझे उठा दिया। धनराज ने इस राज कर्मचारी की बात ही नहीं सुनी थी और अपनी बात बताने लग गया। सपना? तुम क्या कह रहे हो? धनराज ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने सुजानगढ़ के राजा की पुत्री, वो मुझे गर्मा गर्म दूध बड़े आदर के साथ पिला रही है उठाकर, और रघु राजा की पुत्री वो मेरे पैर दबा रही है, और एक पता नहीं कौन थी, वो कह रही थी कि आप मुझे दासी बना लेना लगे तो, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। इतने में तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मुझे नींद से उठा दिया। ये सिपाही सोचने लगा, ये फटे हाल लड़का जिसके खाने के ठिकाने नहीं हैं और बातें ऐसी कर रहा है, सपने ऐसे देख रहा है, और तो और सुजानगढ़ के राजा जिनसे हमारे रघु राजा भी डरते हैं, विराट सेना है उनके पास, कभी भी आक्रमण करने के लिए आतुरित रहते हैं, उनकी कन्या इसे दूध पिला रही है, और हमारे राजा की लड़की, राजकन्या, राजकुमारी, वो इसके पैर दबा रही है, इसकी औकात है क्या? उसने उसे पकड़ा और चल बताता हूं तुझे, तू तो काल कोठड़ी में ही जाकर वहां पे सपने देखना। राजा के पास ले गया। रघु राजा ने पूछा कि क्या बात है? कि महाराज इसकी हिमाकत तो देखिए, ये सपने देख रहा था हमारे पड़ोसी राज्य सुजानगढ़ की राजकुमारी इसके पैर दूध पिला रही है और आपकी पुत्री इसके पैर दबा रही है, इसकी हैसियत है क्या? राजा को भी बड़ा गुस्सा आया। ये कल का छोकरा गरीब, पता नहीं इसके मां बाप है या नहीं है, ये सपने इतने बड़े बड़े देखता है, ये तो मेरे खानदान की तौहीन है।
राजा ने आदेश दे दिया रघु राजा ने कि इसको कारावास के अंदर बंद कर दो। वही सपने देखे, बंद कर दिया गया काल कोठड़ी के अंदर। चारों तरफ निबिड़ अंधकार। बड़ी मुश्किल से उसको एक समय का भोजन वहां का जो सिपाही था, कारावास को निगरानी रखने वाला, वो लाकर इसे दे देता था ताकि ये जिंदा भी नहीं रह सके, और खाना एक समय का इसलिए देते थे ताकि वो मर भी नहीं सके। इसको तो ऐसी ही सजा होनी चाहिए। पर ये धनराज चिंतनशील था। प्रभु की इच्छा, सत्संगी होने के कारण से ज्यादा भगवत भजन किया करता था और उन कर्मचारियों को भी अच्छी अच्छी बातें सुनाया करता था। बहुत जल्द उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन इस जेल के कर्मचारी ने इसको खाना नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। सबके सब उदास थे। इसने देखा कि बात क्या है, आज इतना विलंब क्यों? भूख लगने लगी है। जो एक समय का भोजन मिलता था, क्या अब वो भी नहीं मिलेगा? उसने आवाज दी कि भाई क्या बात है, या तुम भूल गए आज? उसने कहा हम कोई भूले नहीं हैं, पर परेशानी ऐसी आन पड़ी है कि अब तो रघु राज्य के समस्त सेनापति से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी के ऊपर विपत्ति आन पड़ी है। कब क्या होगा भरोसा नहीं। अरे तुम ऐसी क्या बात करते हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है तुम्हारे ऊपर? तो सुनो, सुजानगढ़ के राजा ने एक व्यक्ति को भेजा है जो कि अभी भी राज दरबार के अंदर बैठा है। उसके पास 2 हीरे हैं। दोनों हीरे दिखने में एक जैसे, समान वजन के अंदर भी कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं। उनकी चमक के अंदर भी कोई रत्ती भर का फर्क नहीं। फिर भी वो कहता है कि इसमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। तुम्हारे यहां पर बड़े बड़े विद्वान, विदूषक, पंडित मेरे इस समस्या का समाधान कर देंगे तो ठीक, वरना हमारे सुजानगढ़ के राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। अब सुजानगढ़ के राजा की ये धौंस हमारे रघु राजा के ऊपर तो छाई हुई है। वो कभी भी आए तो हमें तो सुनिश्चित पराजय माननी ही पड़ेगी। हम कोई उनसे युद्ध नहीं कर सकते, इतनी हमारी ताकत नहीं है। ये धनराज ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि ये तो मामूली समस्या है, इसका तो निराकरण मैं आराम से कर सकता हूं। ये सुनते ही जो कारागृह का कर्मचारी था उसने कहा, अरे वाह, ये तो समस्या का समाधान तो ये मामूली कैदी कर सकता है। वो भागा भागा राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि महाराज समझ लो समस्या समाप्त हो गई। सभी देखने लगे दरबार के अंदर ये क्या हो रहा है। राजा ने कहा, क्या बात है, कैसी समस्या का समाधान हो जाएगा? अरे वो जो धनराज जिसे हमने काल कोठड़ी के अंदर डाला है, वो कहता है ये तो मामूली बात है, इसका निराकरण तो मैं मिनटों में बता सकता हूं। राजा ने कहा तो बुला ला उसे। ये भागा भागा गया उसके पास और कहने लगा कि धनराज भाई चलो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं और उस समस्या का समाधान उनके आंखों के सामने तुम करो। धनराज उच्च कोटि का विद्वान जैसा बन चुका था सत्संग के कारण से। देखो दोस्तों, सत्संग में एक ताकत है कि ज्ञान हासिल होते ही चला जाता है। इसलिए सज्जनों की संगत हमें करनी ही चाहिए। ज्ञान की बातें हमें सुनने को मिलती है क्योंकि उनके आचरण में भी वैसा रहता है और वो बातें हृदय में स्थापित हो जाती है। इसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरा भी
आत्मसम्मान है। ये कैदी के वेश के अंदर कभी ना जाओ। तो राजा से जाकर कहो कि मैं घोड़े के ऊपर बैठकर पहले पूरे नगर की मुझे परिक्रमा कराए और मेरे वस्त्र किसी राजसी ठाट जैसे हो, राजकुमार जैसे हो, और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर वही घोड़ा मुझे राज दरबार के अंदर ले जाएगा, फिर मैं उस समस्या का समाधान मिनटों में कर दूंगा। राजा के पास जब ये समाचार पहुंचे तो राजा को क्रोध तो भयंकर आया, पर जैसे ही उनको सुजानगढ़ की बात याद आई कि ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आक्रमण कर देंगे, उन्होंने कहा ठीक है, उसे उसी तरह से सम्मानित करते हुए लेके आओ। आनंद फानन के अंदर उसकी नई पोशाक तैयार हुई, घोड़े के सजाया गया, घोड़े पर बैठाया गया और पूरे नगर के अंदर लोग देखने लगे कि ये कैदी आज इतना सम्मान पा रहा है, आखिर बात क्या है। जब धनराज राज दरबार में पहुंचा तो सभी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, सब उसकी तरफ देखने लगे। चेहरे पर एक समय का खाना खा रहा था फिर भी तेज था, तपस्या का ही प्रभाव बोल सकते इसे। वो आया और कहने लगा, महाराज बताइए। अमात्य अपने राज सिंहासन के बाजू में ही, राजा के बाजू में जो उनका सिंहासन बना हुआ था अमात्य का, वहां पे उठे तो ये धनराज जाकर वहां पर बैठ गया। महाराज अब बिल्कुल नजदीक थे। राजा को और गुस्सा आया पर अपने गुस्से को पी गए। कहो क्या समस्या है। बुलाया गया जो व्यक्ति 2 हीरे लाया था, हम सवेरे से दोपहर होने आई है, परेशान हो गए, कोई भी असली और नकली का फर्क बता नहीं पा रहा है, क्योंकि गलत बोला गया तो भी आक्रमण होने वाला है, तो सभी डर रहे, पर पहचान हो ही नहीं पा रही है कौन सा असली और कौन सा नकली। मैं खुद दिग्मूढ़ हो चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। उसने कहा ठीक है। रोशनदान के पास गया, गर्मी के दिन थे ही। उसने कहा कि मैं थोड़ा खिड़की के पास, गवाक्ष के पास जाकर बैठना चाहता हूं जहां पर धूप की किरणें आ रही हैं। राजा ने कहा ठीक है। दोनों हीरे उसने लिए और दोनों हाथों में रखकर इस तरह से धूप दिखाने लगा। जैसे ही एक हीरा गर्म होने लगा और दूसरे को उसने फिर से हाथ लगाया तो वो तो जैसा था वैसा ही। वो महाराज के पास आया और कहने लगा कि महाराज ये हीरा नकली है और ये हीरा असली है। राजा ने कहा कैसे? तुमने तो 5 मिनट में निर्णय दे दिया, आखिर कैसे समझ में आया तुम्हें? उसने कहा महाराज हीरा कभी भी गर्म नहीं होता है, और ये हीरे का जिसे शेप दिया गया है ये कांच है। कांच के पत्थर जैसे तराशते हैं ना, उसी तरह इस कांच के टुकड़े को हीरे की तरह तराशा गया है, और इन दोनों की चमक वैसी है, पर ये 5 मिनट के अंदर इतना गर्म हो गया। कांच ही गर्म हो सकता है, हीरा कभी नहीं। जो व्यक्ति ये लेके आया था सुजानगढ़ का, वो ताली बजाने लगा कि वाह क्या सुंदर निर्णय और सटीक निर्णय दिया है, ये सचमुच में कांच का टुकड़ा ही है। निर्णय हो गया, युद्ध टल गया। सुजानगढ़ जाकर उसने कह दिया कि वहां पर तो एक कैदी कारागार में रहने वाला इतना बुद्धिमान है। कुछ समय के लिए युद्ध टल गया। ये वापस अपनी जो राजसी वेशभूषा इसने धारण की थी, धनराज ने उसका परित्याग कर अपने वस्त्र उन्हीं लोगों के सामने कैदी के वस्त्र पहनकर वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया, कैद में आकर बैठ गया। 2-3 महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए। फिर से
सुजानगढ़ के राजा के दिमाग में एक नई योजना आई कि कुछ भी हो, देखा जाए, इनकी परीक्षा ली जाए और इनको परेशान किया जाए। अब कौन जवाब देता है? उसने 2 घोड़ियों को, जो कि एक समान दिखती थी, चलने में भी तेज थी, एक समान रफ्तार थी उन दोनों घोड़ियों की, उनके पास अपने घुड़शाल के संरक्षण करने वाले व्यक्ति को कहा कि जाओ और राजा से कहो इसमें मां कौन और बेटी कौन, फर्क बताओ। दोनों घोड़ियां एक जैसी दिखाई दे रही थी, कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। आखिर जब सुजानगढ़ का घुड़शाल की रखवाली करने वाला वो रघुपुर पहुंचा, तो रघुपुर पहुंचने के बाद में उसने राजा से कहा कि इन दोनों में से मां कौन और बेटी कौन? ये मां बेटी है इनमें, पर कौन मां है और कौन बेटी है? यदि तुमने सही सही जवाब नहीं दिया, बताया, तो फिर से सुजानगढ़ के राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए समुद्यत हो चुके हैं। फिर से समस्या आ गई। इस दिन भी सवेरे से दोपहर हो गई, सायंकाल होने आई, इसे खाना नहीं मिला था। तो इसने पूछा कि भाई अब क्या समस्या आ गई है, खाना क्यों नहीं लाए हो? इसने कहा कि फिर से ऐसी ही बात हो गई है। सुजानगढ़ के राजा ने 2 घोड़ियों को भेजा है और कहा है इसमें से मां कौन और बेटी कौन। अरे तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? ये समस्या का समाधान भी मैं आसानी से कर सकता हूं। और इधर ये सब कुछ परेशान हो रहे थे। आखिर धनराज को बुलाने के लिए आमंत्रित किया गया कि जाओ उसे लेके आओ। इस बार भी धनराज ने कहा कि इस बार मैं घोड़े पे नहीं, हाथी के हौदे के ऊपर बैठकर राजा की तरह पूरे नगर की परिक्रमा करके फिर आऊंगा राज दरबार में। वैसा ही किया गया। राजा ने सोच लिया आप कर भी क्या सकते हैं। हाथी के हौदे के ऊपर बैठाया गया। पूरे नगर के अंदर बाजे गाजे के साथ में इसका मिरौनुक निकल रहा है, इसका सम्मान किया जा रहा है। लोग देख रहे कि वाह, सचमुच में ये तो कमाल का व्यक्ति है। हमारे राज्य के ऊपर आए हुए संकट को सिर्फ और सिर्फ यही मिटा सकता है और इसीलिए इसका सम्मान तो होना ही चाहिए। अब राज दरबार में जब ये पहुंचता है तो घुड़सवार कौन है पूछता है, घोड़ियां कहां है? तो राजभवन के पीछे ही बांध के रखी है दोनों शुभ्र वर्ण की घोड़ियां। अब इनमें से मां कौन और बेटी कौन? इसने कहा कि हरी हरी ताजी घास लाई जाए। ताजी घास मंगाई गई, दोनों घोड़ियों के आगे घास डाल दी। एक घोड़ी थोड़ा सा खाती, इधर उधर देखती, आराम से, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए पहले के बेटा तू खा ले, और जो दूसरी थी वो फटाफट खाए जा रही थी। निर्णय हो चुका था। इसने कहा कि महाराज ये घोड़ी जो है ये इसकी बिटिया है और ये इसकी मां है, पर तुमने कैसे पहचाना कि ये बहुत धीमे धीमे खा रही है और अपनी बची हुई घास उसकी तरफ सरका रही है, और ये जवान है, पर घोड़ी समकक्ष दिखाई दे रही है, एक जैसी दिखाई दे रही, पर फर्क है मां और बेटी का। तो वही भेद मैंने आपको बताया। एक मां ही अपना त्याग कर सकती है, बच्चे त्याग नहीं कर सकते हैं। राजा भी खुश हो गया।
वाह! और वो घुड़सवार, जो घुड़शाला का जो घुड़सवार था, जो घोड़ों का चयन करके लाता था, वो तो देखने लग गया कि सचमुच में तो कमाल कर दिया, ऐसी सूझ, ऐसी बूझ अद्वितीय। घुड़शाला की रखवाली करने वाला वो घुड़सवार अपनी घोड़ियों को लेकर और उत्तर लेकर सुजानगढ़ वापस निकल पड़ा। ये वापस अपने वस्त्रों का परिधारण कर जेल में पहुंच गया, कारागृह में पहुंच गया। करीब 6 महीने व्यतीत हो गए। अब फिर से एक समस्या आन पड़ी। समस्या ऐसी थी कि 3 सवालों का जवाब देना था। सवाल पढ़ते ही राजा की तो मानो मति ही काम करना बंद कर चुकी थी। सवाल था, जो है वो नहीं है, जो था वो नहीं था, पर जो नहीं था वो था। और तीसरा, राजा का कुत्ता, खान का कच्चा। इन तीनों को क्या समाधान दे? ये कैसा, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, जो था वो नहीं था, जो नहीं था वो है, और राजा का कुत्ता, कान का कच्चा। समझ में नहीं आया राजा के पास कौन सा कुत्ता। राजा परेशान हो गया। राजा को फिर से धनराज की याद आई। फिर से सम्मान के साथ बुलाया गया, तो भी ये नहीं आया। अब राजा खुद पहुंचा कारागृह में कि भाई अब समस्या बड़ी विकट है। पहले इसने राजा की बात शांति से सुन ली, फिर कहा कि महाराज, अब इस समस्या का समाधान के लिए समय भी चाहिए, और अब मुझे इस कारागृह से आपको निकालना पड़ेगा, और सुजानगढ़ के राजा से भी कम 6 महीने का समय मांग लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं इसका उत्तर खोज पाऊंगा। पर इसका उत्तर मिलेगा, और उसके लिए मुझे खुद को सुजानगढ़ जाना पड़ेगा। वो सारी व्यवस्था अब आप कीजिए। इसने जो दूत आया था, रघुराज ने उस दूत से कहा कि हमें 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने के पश्चात आपको इन तीनों सवालों का भी जवाब मिल जाएगा, ये समस्या का भी निराकरण हो जाएगा। इसने कहा ठीक है। दूत चला गया और सुजानगढ़ के राजा को उसने जो भी रघुराज ने कहा था बता दिया। वापस उनको पत्र आया कि ठीक है, हम 6 महीने का इंतजार करते हैं। अब इसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर, एक चपल अश्व देकर रवाना किया गया। ये भी सुजानगढ़ में आया और अपने आप को एक व्यापारी पुत्र बताया इसने, और वहां पर काम करने लगा, लोगों से जान पहचान करने लगा, व्यापार करने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर इसने बहुत सुंदर ऐसा भवन भी खरीद लिया और अपना व्यापार भी फैला दिया, क्योंकि बुद्धिमान तो था ही। स्वर्ण मुद्राएं भी काफी लेके आया था। एक दिन बाजार से जब जा रहा था अपने घोड़े के ऊपर, तो मंत्री की पुत्री की नजर धनराज के ऊपर पड़ गई। धनराज अब बादाम, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स भी खाता था, जूस पीता था। उसके चेहरे के ऊपर रौनक आ गई थी, चेहरा चमक रहा था। उसे देखते ही मंत्री की लड़की उसके ऊपर मोहित हो गई। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, बस उसी से विवाह करना, जिद पकड़ ली। मंत्री के कानों में जब मंत्री की पत्नी ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा कि वो तो उससे विवाह करना चाहती है, पहले मंत्री को बड़ा गुस्सा आया कि कौन है, क्या है। जब पता चला कि वो बहुत बड़ा व्यापारी भी है और
पुत्री की जिद के आगे मंत्री को झुकना पड़ा। अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों का धूमधाम से विवाह कर दिया। अब ये बड़ी प्रसन्न थी, पर समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसी उधेड़ बुन के अंदर धनराज रहता था। 2 महीने समाप्त होने आ चुके थे, सिर्फ 4 महीने बच रहे अभी। राज नर्तकी जो अत्यंत अद्वितीय सौंदर्यशालिनी थी, नृत्य भी जबरदस्त करती थी, धनराज ने उसके यहां पर आना जाना शुरू किया। बहुत विचक्षण बुद्धि की धनी थी वो भी। बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर धनराज ने उसका मन जीत लिया। अब वो नर्तकी भी धनराज को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि धनराज के पास पैसों की कोई कमतरता नहीं थी। स्वर्ण मुद्राएं थी इतनी सारी, और राजा रघु ने कह रखा था कि जब भी जरूरत पड़े एक गुप्तचर हमेशा छाया की तरह तुम्हारे पीछे रहेगा, उसको बोल देना, स्वर्ण मुद्राएं आ जाएगी। फिर चाहिए ही क्या था, क्योंकि ये सब कुछ धनराज ने पहले ही कह दिया था। तभी समस्या का समाधान हो सकता है, वरना राज्य हाथ से गया। अब मंत्री की बेटी जब देखने लगी कि रोज रात को देरी से आते हैं, आखिर एक दिन पूछ लिया, तुम इतना विलंब क्यों करते हो आने में? तो इसने कह दिया कि राजनर्तकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस मैं उसी का नृत्य देखने के लिए प्रतिदिन जाया करता हूं। इसे ईर्ष्या सी होने लगी। मैं मंत्री की बेटी होकर भी सब अपना लज्जा शर्म छोड़कर तुमसे विवाह कर बैठी, अपने पिता को कन्विंस किया, और तुम उस नर्तकी के पीछे पागल हो। पर ये जानबूझ के नजरअंदाज करता उसकी बातों को। पहले रात को 10 बजे 11 बजे घर पे आता था, अब रात को 2-2 बजे तक आने लगा। अब इनके अंदर मनमुटाव सा होने लगा, पर बोले तो क्या बोले, सिर्फ ये अपनी मां को जाके अपना दुखड़ा बताती थी। धीरे धीरे इसकी मां ने मंत्री के कानों तक ये बातें पहुंचाई। इसने सोचा कि बस अब पानी यहां तक आ गया है, अपनी क्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। उसने एक तरबूज मंगाया और तरबूज को अंदर से कुरेद कर उसके अंदर लाल कलर का रंग डाल दिया, जो कि बिल्कुल खून जैसा नजर आ रहा हो, और एक सफेद कपड़ा लपेट के जगह जगह उसको भी खून के निशान लगा दिए। और घर पे आया रात को 2 बजे, कहने लगा कि प्रिय दरवाजा खोलो। मंत्री की बेटी ने, इसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा तो हाथ में जैसे कोई नरमुंड हो, कपड़ा लपेटा था और खून से सदे हुए हाथ भी थे। क्या होगा, क्या बात है? तुम चुप रहो, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे आज तक कोई बात छुपा नहीं पाया हूं, ना छुपाऊंगा। राज नर्तकी के साथ में मैं पूरी रात व्यतीत करता हूं, मैंने तुमको होके बता दिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने जो मेरा प्रतिद्वंदी सेठ था उसकी गर्दन कलम कर दी है, उसकी हत्या कर दी है, ये उसी का सर है। मैं इसे अपने गवाक्ष के पीछे वाले उद्यान के पास जो गड्ढा है वहां पर एक सरई के अंदर, एक पेटी के अंदर, संदूक के अंदर रख के गाड़ रहा हूं। ये बात तुम किसी से मत कहना। यदि भनक पड़ गई राजा तक तो मुझे सुनिश्चित है कि मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा। ये घबरा गई, ये क्या हो गया? पर तुमने उसे क्यों मारा? वो मेरा प्रतिद्वंदी बन गया था, और मैं चाहता हूं कि इस नगर के अंदर मेरे जैसा श्रेष्ठी, मेरे जैसा सेठ, मेरे जैसा व्यापारी कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने
ये योजना बनाकर उसको समाप्त कर दिया और मेरे आदमी धन से भरी हुई उसका धन भी मैंने ले लिया है। इतना कहना ही था कि 2 कर्मचारी आए, बोरियों के अंदर स्वर्ण मुद्राएं भरी थी, वो लाके रख दी कि कहाँ रखूं। इसने कहा वहां रख दो। दोनों स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरियां रख दी गई। ये तो और डर गई, सोना चाहती थी पर इसे नींद नहीं, नींद मानो आंखों से उड़ गई हो। ये तो मस्ती से सो गया। दूसरे दिन जैसे ही ये गया बाहर, इसने अपनी मां के पास जाकर सारी बातें बताने लगी। इतने में मंत्री भी आ गया। इसने कहा कि बापू ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे पति ने खुद ये कबूल किया है कि वो जो एक दूसरा व्यापारी है उसका वो सर कलम करके आया है, खून से लथपथ हो रहा था, उनका मुंड कपड़े से ढका हुआ था और उद्यान के पीछे संदूक के अंदर उसने गाड़ दिया है और 2 बोरी स्वर्ण मुद्राएं भी पड़ी है। मंत्री ने कहा कि वाह, ये इतनी बड़ी गोपनीय बात, जबकि इसने कहा था कि किसी को कहना मत, और इसने अपने मां बाप को कह दी। मंत्री ने सोचा कि ये बात यदि मैं सुजानगढ़ के महाराजा से कह दूंगा, ये गुप्त बात, तो मंत्री से मैं महामंत्री बन जाऊंगा और मुझे ढेर सारा इनाम भी मिलेगा। वैसे भी इन दोनों के बीच में तो प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। वो तो जाता है गणिका के पास, राज नर्तकी के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ उसको, धनराज को। पकड़ के लाया गया कि महाराज क्या बात है, क्या बात है, तुमने हत्या की है और उसका धन भी तुम लूट कर लेके आए हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मंत्री बोला कि महाराज मेरी बेटी ने खुद ने देखा है कि ये धनराज उस व्यापारी का सर कलम करके लाया है और उसने संदूक के अंदर बंद करके इनके उद्यान के अंदर गाड़ा है। राजा ने कहा जाओ, कर्मचारियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा और सही जगह है या नहीं देख के आओ। मंत्री की बेटी भी साथ हो ली, ये सब कुछ देख रहा है। देखा तो संदूक निकला, संदूक लेकर और वो दोनों बोरियां लेकर राज कर्मचारी लेकर आए। ये क्या है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। कि नहीं महाराज, अभी भी धनराज कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं अपराध किया। जब वो कपड़ा खोला गया तो उसमें तरबूज था। राजा तरबूज को देखकर बोलने लगा ये क्या है। मंत्री ने कहा कि जरूर इसने बदल दिया होगा, नरमुंड की जगह इसने तरबूज रख दिया होगा, पर इसने हत्या की है। इसने कहा नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं सच कहता हूं। इतने में वो गणिका राज नर्तकी आ गई और कहने लगी कि महाराज इसको, उस श्रेष्ठी को इसने नहीं मारा, मैंने मारा है, मैंने उसकी हत्या की है। तो फिर वो नरमुंड कहां है कि उसी संदूक में था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं करके राज नर्तकी ने वो इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जबकि किसी की हत्या हुई नहीं थी। स्वर्ण मुद्राएं अभी भी तुम मना कर रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है, तुम लूट के नहीं लाए हो, तुम्हारे महल के अंदर नहीं मिली है। महाराज ये पूर्ण बोरी स्वर्ण मुद्राओं से भरी नहीं है, आप देख सकते हो। ऊपर का थर सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं से थे, नीचे पूरे के पूरे पत्थर रखे हुए थे। अब क्या, बाकी की स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहां डाल दी। नर्तकी की बोलने लगी कि महाराज बाकी की समस्त स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है, पर आप इन्हें मत मृत्युदंड दीजिए। ये क्या हो रहा है। अब जोर से हंसने लगा धनराज और कहने लगा कि महाराज मुझे लगता है आपके जो 3 सवाल थे
उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। कौन से 3 सवाल? तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो? आपने रघु राजा को 3 सवाल किए थे। जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। नरमुंड जो दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, कपड़े लपेट के आए थे कि नरमुंडी होगा, पर ये नरमुंड नहीं है। जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। आपको लगता है पहला आपका सवाल आपको उसका जवाब मिल गया होगा। ये मेरी पत्नी है, पर ये मेरी पत्नी होने के लायक भी नहीं है। भला कौन पत्नी अपने पति को फांसी के फंदे पर ले जाना चाहेगी? इसको मैंने बताया, बोला कि ये कुछ मत बताना, फिर भी इसने अपने माँ बाप को बता दिया। और ये मंत्री भी आपके पास इनाम पाने के लिए, अपने पद का अपग्रेड करने के लिए, अपने पद को मंत्री से महामंत्री बनने के लिए, इसने अपनी बेटी का सुहाग भी चला जाएगा ये तक नहीं सोचा। इसलिए जो है वो नहीं है, ये रिश्ता बेकार है। और जो नहीं है, ये मेरी कोई नहीं लगती नर्तकी, और आज तक इसके साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस इसका नृत्य देखने जाता था। इसे अपनी बातों से मैंने कन्विंस किया, आज ये मेरे से इतना प्रेम करने लगी। जो नहीं है वो है। राजा ने कहा कि वाह। दूसरा, जो था वो नहीं था। जैसे कि मैंने आपको इसी सवाल के अंदर आपको बताया कि जो नरमुंड आप ढूंढ रहे थे वो हत्या हुई नहीं है। फिर भी जो नहीं था वो है, ये हुआ ही नहीं है। राज नर्तकी को ये सब जैसी भनक पड़ी कि मुझे फांसी के फंदे पर डाल दिया जाएगा और सजा सुना दी जाएगी, तो उसने बिना सोचे समझे सब कुछ गलती अपने सर पर लेनी चाहिए और मुझे मेरी जान बख्शनी चाहिए। जो था वो नहीं है। इसके साथ मेरा प्रेम का संबंध हुआ था, 7 फेरे लिए थे, पर लेकर भी कोई फायदा नहीं। और जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है वो है। राजा ने कहा हुआ। और तीसरी बात, राजा का कुत्ता कान का कच्चा। हां, ये मंत्री आपका कुत्ता है, ये कान का कच्चा है। मंत्री के ओहदे के ऊपर बैठने के बाद में भी इसने तनिक सोचा नहीं, और अपनी बेटी ने कहा और इसने मान लिया कि हां मेरी बेटी सच्ची कहती होगी। पूरा शीर नीर की तरह पहले देखना चाहिए वस्तु स्थिति सचमुच में ऐसी हुई क्या नहीं हुई। और जिस सृष्टि की मैं बात कर रहा हूं वो सृष्टि मेरा परम दोस्त है, परम मित्र है, वो जिंदा है। उसको बुलाया गया तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, आकर कहने लगा ये सब कुछ नाटक। धनराज ने कहा कि मैंने आपके 3 सवालों का जवाब देने के लिए किया था। राजा गदगद हो गया कि सचमुच में तुमने तो कमाल कर दिया। अब मेरी इच्छा है, राजा कहने लगा, कि मेरे को कोई भी पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है। मैं चाहता हूं कि मेरी लड़की से तुम विवाह करो और मेरे इस राज्य के उत्तराधिकारी रूप में भी तुम ही बनो। इसने हंसते हंसते ये बात स्वीकार कर ली। धूमधाम से राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह किया और अपने राज्य के ऊपर, राज्य सिंहासन के ऊपर उसे अधिष्ठित किया। ये कहने लगा कि महाराज मैं रामगढ़ जाना चाहता हूं। कि ठीक है जाओ, पर अब तुम इस तरह से नहीं जा सकते। रघु राजा के पास मिलने के लिए तुम्हें अपनी पूरी सेना लेके जाओ, धूमधाम से जाओ और उससे मिल के आओ। ये जाता है बिना सूचित किए, पर जैसे ही उनके गुप्तचर उसे समाचार देते कि कोई फिर से सुजानगढ़ का राजा तो अब बिना कुछ सवाल के डायरेक्ट आक्रमण करने के लिए आ गया है, ये घबराया, खुद आकर कहने लगा कि इसका तो रूप ही बदल गया था।
आप मेरी बेटी से भी विवाह कर लीजिए और मेरा राज्य भी ले लीजिए, पर प्रजा को कोई हानि मत पहुंचाइए। ये हंसने लगा। मैं हानि पहुंचाने आया ही नहीं हूं, मैं आक्रमण करने आया ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हें सूचित करने आया हूं। मैं वही कैदी हूं तुम्हारा जो 3 सवाल का जवाब देने के लिए सुजानगढ़ गया था। आप सुजानगढ़ के महाराजा ने ही मेरे साथ में उनकी कन्यादान देकर विवाह करवा दिया। अरे तो मेरी भी लड़की आपके साथ में विवाह करने के लिए आतुरित हो रही है और मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी राज्य कारभार आप ही संभालो। अब धनराज राजा बन गया। बुद्धि का निधान धनराज ने अपनी विचक्षण बुद्धिमत्ता के कारण से अपनी जीवन की दशा और दिशा को ही बदल कर रख दिया। जिसे खाने के लाले पड़ते थे पर कर्म करता गया, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से भाग्य को उसने बदल डाला। दोस्तों, उसने उस सिपाही को बुलावा भेजा जो उस उद्यान के अंदर, जिसने मुझे नींद में से उठाया था। मेरा सपना आधा ही रह गया और सपने में जैसा था वैसा उसने करके बताया। सपने को साकार करना आसान बात नहीं है। सपने को साकार करने के लिए एक जुनून चाहिए। उस लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आदमी चलता चला जाए ना, तो समस्त सपने साकार हो सकते हैं। जैसे कि धनराज ने अपना सपना साकार किया। जैसे ही वो सेवक जो कि उद्यान का रखवाली करता था आया, घबराने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इसी को मैंने उठा के राजा के पास लेके गया था और काफी समय तक इसको कारावास में रखा गया। इसने कहा कि मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, और उसका अच्छी तरह से सम्मान करता है। यदि तुम मुझे राजा के पास नहीं लाते और राजा मुझे काल कोठड़ी के अंदर नहीं डालता, तो ये समस्त बातें हो ही नहीं सकती थी। आज मैं खुद 2 राज्य का राजा नहीं बना होता। इसलिए उसे धन धान्य से और काफी जमीन देकर उसे सम्मानित किया। इसकी जगह कोई दूसरा होता, अच्छा तूने मुझे नींद से उठाया था ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी नींद ही हराम कर दूंगा। ये विचार, ये एटीट्यूड आज के जमाने में होता है। पर दोस्तों, कभी भी पॉजिटिव सोचना, आज उसकी वजह से ही मैं राजा बना हूं। धनराज की सोच ऐसी थी और फलस्वरूप धनराज ने सचमुच में अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से कमाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस आज की कहानी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम। मिलते हैं फिर अगले गुरुवार को।